स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है समानता प्लेट संधारित्र। जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था संधारित्र क्या है, जिसके बारे में हमने कहा था कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जा सकती है, संधारित्र कहलाती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं समान आकार व समान क्षेत्रफल की 2 चालक प्लेटें अल्प दूरी पर समांतर स्थित हो तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। हमने ये माना 2 प्लेटें हमारे पास है, ए और बी। संधारित्र के कार्य सिद्धांत के अंतर्गत हमने देखा था कि प्लेट बी पर ऋण आवेश और प्लेट ए पर धन आवेश उपस्थित होता है। यह आवेश प्लेटों पर परिमाण में समान होता है, प्रकृति में विपरीत होता है। और प्लेट बी की हमने बाह्य सतह को भूसंपर्कित रखा था। हम ये देखते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। लेकिन प्लेटों के किनारों पर ये क्षेत्र रेखाएं अल्प रूप से वक्रीय हो जाती है। इसका कारण होता है कि प्लेटों के किनारों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होती है, ठीक है, जिनमें प्रतिकर्षण के फलस्वरूप ये रेखाएं समांतर न होकर वक्रीय हो जाती है, जिनकी डायरेक्शन दिशा प्लस से ऋण प्लेट की ओर होती है। स्टूडेंट, हम ये मानते हैं, हमें ये ज्ञात करना है यदि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, तो हम ये कहते हैं कि प्रथम प्लेट के लिए यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व बी प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो तो कुल तीव्रता ई इक्वल टू आपको मिलेगी ई ए प्लस ई बी के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास बनता है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हम ये भी कहते हैं कि प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, अति अल्प दूरी के रूप में हम इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट, ये ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा जो आपके पास है ये हमारे पास कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि हम ये कहते हैं कि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ एप्सिलॉन नॉट का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट, हम ऐसी स्थिति में इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हैं कि इसकी धारिता क्या होगी। हम ये कहें यदि हमारे पास यदि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात
उपस्थित हो तो धारिता। हमारा यह एक पॉइंट है, यहाँ पर हम ज्ञात करना चाहते हैं कि यदि हमारे पास प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात बनता है तो धारिता क्या होगी। स्टूडेंट्स, हम इसके लिए दोबारा से एक नॉर्मल चित्र बनाते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं हमारे पास दो समान आकार समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें हैं। जैसा कि हमने पहले भी बोला है, प्रथम प्लेट को पॉजिटिव और सेकंड प्लेट को हम नेगेटिव मानते हैं। प्लेट बी को हम भूसंपर्कित रख देते हैं। यहाँ हमने ये माना है कि प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है, जिसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ और यहाँ पर एक बात और आपको बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर आप ये कैसे पहचानेंगे कौन से प्लेट पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव की स्थिति बनती है। तो स्टूडेंट, जब आप विद्युत परिपथ में किसी संधारित्र को जोड़ते हैं तो आप इस बात को चेक करिएगा कि जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी होगी वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जिसके फलस्वरूप वो प्लेट धनावेशित तथा जो प्लेट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों ही प्लेटों पर आवेश की जो मात्रा होती है, परिमाण जो होता है वो बराबर होता है, प्रकृति परस्पर विपरीत होती है। हमारे पास पॉइंट जो चल रहा है, माध्यम वायु या निर्वात के लिए हम धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसकी धारिता क्या होगी, देखिए स्टूडेंट, हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। प्लेटों के मध्य की दूरी d है, जैसा कि हम शुरुआत से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बटे A प्लेटों का क्षेत्रफल, Q उपस्थित आवेश। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि E बराबर हमारे पास बनेगा E इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हमने रखी Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम धारिता ज्ञात करना चाहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q बटे V के रूप में। तो पहले हमें V निकालना है, तो हमने ये कहा कि प्लेटों के मध्य विभवांतर आपको मिलेगा V बराबर E इंटू डी। डी दूरी है प्लेटों की, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी। हमने ये संबंध पढ़ा था विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव में संबंध, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला आया था E बराबर dV अपॉन dr। वही फॉर्मूला आपके पास स्टूडेंट्स ये बनता है। हमारे पास इक्वेशन नंबर बनती है नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से आपको मिलेगा यह, आप यहाँ पर शामिल करेंगे समीकरण 3 को, तो V बराबर आपको मिलेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। इक्वेशन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स, आपको धारिता ज्ञात करनी है, तो आप क्या करिए, धारिता की परिभाषा को अप्लाई करिए। यहाँ पे धारिता की परिभाषा से आपको मिलेगा C बराबर Q बटे V। नंबर 6 हमने समीकरण 5 व 6 को शामिल किया, तो हम देखते हैं C बराबर होगा Q बटे V का मान रखा Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q कैंसिल होता है, C बराबर होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्राप्त होती है जब प्लेटों के मध्य माध्यम वायु या निर्वात है। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, हम कुछ बातों को यहाँ विशेष तौर से ध्यान देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास C प्रोपोर्शनल है A, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारिता के मान में वृद्धि की जा सकती है। नंबर 2 पॉइंट के रूप में
प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी को कम करके धारिता में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ बातें यहाँ आपको बताता हूँ, जैसे कि यदि मैं ये कहता हूँ आपके पास कि प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना, आप ए को बदल दीजिए किससे, 2a से। आपने प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया और प्लेटों के मध्य की दूरी को आपने आधा कर दिया, तो धारिता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, ऐसी परिस्थिति में हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास बनता है यहाँ पर C इक्वल टू, ए की जगह हमने 2a रखा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह अपन ने रखा d अपॉन 2 ऊपर चला जाता है। आपके पास बनेगा C इक्वल टू 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। हम ये देखते हैं, इस प्रारंभिक फॉर्मूले से हम तुलना करते हैं तो यहाँ 4 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में धारिता प्रारंभिक धारिता की क्या होती है, 4 गुनी हो जाती है। यदि इस सवाल को हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है और प्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाता है। स्टूडेंट, इस वीडियो का समांतर प्लेट संधारित्र में हमारे पास आज का तीसरा केस है, जब प्लेटों के मध्य अल्प मोटाई का पराविद्युत पदार्थ उपस्थित है। तो ऐसी स्थिति में धारिता क्या होगी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 2 पॉइंट पढ़े। जब माध्यम वायु या निर्वात उपस्थित है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा केस था जब पराविद्युत पदार्थ पूर्णतया भरा है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज का तीसरा केस हमारे पास है कि अल्प मोटाई का हमने पराविद्युत पदार्थ यहाँ प्लेटों के मध्य रख दिया। यह हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसकी पहली प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट हमारे पास नेगेटिव है। जैसा कि हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्लेटों के मध्य की दूरी को हमने d माना। स्टूडेंट, हम जैसा कि ये भी जानते हैं कि यहाँ हमने एक अल्प मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रखा, जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन r है और इस पदार्थ की मोटाई हम मान लेते हैं t है। ठीक स्टूडेंट, इस आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ प्लेटों के मध्य 2 तरह के माध्यम हैं, जिसमें हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 2 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो माध्यम वायु या निर्वात के लिए और दूसरी होती है पराविद्युत माध्यम के लिए। तो उसी प्रकार से विद्युत विभव भी 2 प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो हमने ये कहा यहाँ पर प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर V बराबर होगा हमारे पास माध्यम वायु या निर्वात के लिए विभव और प्लस माध्यम की उपस्थिति में विभव। इस आधार पर हम लिख सकते हैं V बराबर V0 और प्लस V1। V इक्वल टू लिखा जा सकता है V0 माध्यम वायु या निर्वात के लिए। तो फॉर्मूला हमारे पास बनता है यहाँ पर V इक्वल टू होता है E इंटू डी। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और D उस माध्यम के लिए जहाँ तक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है वह दूरी। तो यहाँ E0 इंटू शेष दूरी बनती है D माइनस टी माध्यम के लिए E, और यह रहता है हमारे पास T के रूप में। इसको हम यूपी लिख सकते हैं E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस माध्यम के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और इंटू टी। अब चूंकि हम 2 बातें जानते हैं यहाँ पे कि सिग्मा बराबर तो होता है Q अपॉन ए, व एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अतः हमें मिलेगा V बराबर
वैल्यू रखी हमने Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और इंटू टी। कॉमन आता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, आपके पास शेष बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। हमने इसको नंबर 1 ले लिया। चूँकि हमें धारिता ज्ञात करनी है तो हमने कहा कि धारिता की परिभाषा के आधार पर धारिता की परिभाषा से हमारे पास बनता है C बराबर Q/V। समीकरण नंबर 2। हम समीकरण 1 और 2 को शामिल करते हैं। हमारे पास बनेगा C बराबर Q/V का मान रखा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। Q कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा स्टूडेंट C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। यह हमारे पास पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में धारिता है जब हमने अल्प मोटाई का पराविद्युत पदार्थ यहाँ पर प्लेटों के मध्य रख दिया। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि यदि हम ये कह दें, हमने यहाँ कहा यदि हम T बराबर D लेते हैं तो हम देखते हैं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस इस T की जगह हमने D रखा प्लस D अपॉन एप्सिलॉन R, जिससे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन R। तो आपके पास बनता है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, जो कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में धारिता पढ़ी है, वही फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अपन ये देखते हैं यहाँ पे कि यदि हम पराविद्युत माध्यम और माध्यम वायु निर्वात में एक संबंध स्थापित करते हैं तो हमारे पास बनता है एक रिलेशन के रूप में, रिमार्क कर दिया मैंने, इसको नोट करिएगा इसको ध्यान से। C माध्यम की उपस्थिति में बराबर A एप्सिलॉन नॉट D, इसकी जगह हमने लिख दिया C0 और इंटू एप्सिलॉन R। मतलब हम कहते हैं यहाँ पर कि माध्यम की उपस्थिति में धारिता माध्यम वायु या निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना हो जाती है। कितने गुना? एप्सिलॉन R गुना हो जाती है, अर्थात धारिता बढ़ जाती है। हम इससे संबंधित एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास सवाल है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्णतया पराविद्युत पदार्थ भरने पर धारिता 5 गुनी हो जाती है। तो पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक क्या होगा? मतलब आपको एप्सिलॉन R का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं फॉर्मूला Cm माध्यम की उपस्थिति में धारिता बराबर C0 इंटू एप्सिलॉन R। आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन R बराबर Cm अपॉन C0। हमने ये कहा यदि माध्यम वायु या निर्वात की उपस्थिति में धारिता C0 बराबर C हो तो प्रश्नानुसार अपने पास बनेगा यहाँ पर पदार्थ बनने पर धारिता 5 गुनी हो जाती है। इसका मतलब हो गया Cm बराबर प्रारंभिक की 5 गुना 5C। इसलिए आपको मिलेगा एप्सिलॉन R बराबर 5C अपॉन C। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू बनता है 5, अर्थात
जो पदार्थ आपने प्लेटों के मध्य पूर्णतया भरा है उसकी धारिता उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर 5 होगा। एप्सिलॉन r एक मात्रहीन और विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या है, इसका मात्रक लिखिए, तो यह मात्रहीन राशि कहलाती है। स्टूडेंट, समांतर प्लेट समझदारी से संबंधित एक अंतिम केस हमारे पास है कि हमने जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई, अलग अलग मोटाई है T1, T2 अप टू Tn के अलग अलग परावैद्युतांक वाले पदार्थों को हमने प्लेटों के मध्य भर दिया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में धारिता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये माना T1, T2 अप टू Tn परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2 अप टू एप्सिलॉन rn वाले पदार्थ प्लेटों के मध्य उपस्थित है, प्लेटों के मध्य उपस्थित है। इस स्थिति में प्लेटों के मध्य कुल विभव V बराबर लिखा जा सकता है पहली प्लेट का विभव प्लस दूसरी प्लेट का विभव प्लस अप टू n प्लेट का विभव। अब परिभाषा के अनुसार हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी के रूप में, तो E1 इंटू D1, D1 की जगह यहाँ आपने प्लेटों के मध्य की दूरी या मोटाई T1 मानी है, इसलिए T1 प्लस E2 इंटू T2 प्लस अप टू प्लस En इंटू Tn नंबर 1। अब माध्यम की उपस्थिति में E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, हम सिग्मा को यहाँ साथ के साथ Q अपॉन A और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 नोट कर देते हैं। इसी प्रकार से E2 बराबर आपके पास बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, और इसी प्रकार से आपके पास n पदों के लिए En इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn। यह हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में हम शामिल करेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से आपको मिलेगा V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 इंटू T1 प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 इंटू T2 प्लस अप टू प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn इंटू Tn। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाते हैं। V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन लिया, T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस अप टू प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn नंबर 3। इसलिए धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V नंबर 4। हम 3 और 4 को शामिल करेंगे। हमने कहा समीकरण 3 व 4 से C बराबर आपको मिलेगा Q बटे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस अप टू प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर आपको मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है, आपके पास बनता है T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस अप टू प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। इस प्रकार से
यह धारिता हमें प्राप्त होती है जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई और विभिन्न परावैद्युतांक वाले पदार्थ उपस्थित